एवरीवन। कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम क्लास 12th का 3rd चैप्टर कर रहे हैं जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, और इसमें हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। तीन चार पार्ट शायद हो गए हैं, जिसमें हमने कल हमने MTP कर लिया था। ठीक है, तो आज हमें शुरू करना था सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, वो इन्फेक्शन जो सेक्सुअली फैलते हैं। ठीक है, इन्फेक्शंस और डिजीजेस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, या फिर इसी को हम लोग वेनेरल डिजीजेस बोलते हैं, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बोलते हैं, जिसमें आपका गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पिस, क्लमाइडाइसिस, जेनिटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एंड ऑफ कोर्स अभी जो हम बहुत ज़्यादा इन सालों में डिस्कस हो रहा है HIV से होने वाला एड्स। ठीक है, ये कुछ कॉमन आपके सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं। ये वो इन्फेक्शंस हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं। ठीक है, इनमें भी जो HIV इन्फेक्शन है वो बहुत खतरनाक है, और उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 में। ठीक है, तो आप देखिए कुछ इन्फेक्शंस हैं, जैसे आपका हेपेटाइटिस बी है और HIV है। ये आपका, अगर आप किसी से ना शेयर करते हैं इंजेक्शन नीडल्स जो होते हैं, जैसे किसी को का ब्लड चढ़ाया गया और फिर वही नीडल यूज़ करके आपको अगर उसे इन्फेक्शन था तो आपको भी हो जाएगा, या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में शेयरिंग करने से भी ये फैलता है। ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन से अगर शेयर करेंगे तो फैलेगा। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, या फिर अगर मदर इन्फेक्टेड है, मदर को हेपेटाइटिस बी HIV है, तो बच्चे में भी फैलने के चांसेस होते हैं। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पिस एंड HIV इन्फेक्शन, ये जो अदर डिजीजेस हैं ये पूरी तरीके से क्यूरेबल हैं, प्रॉपरली ठीक हो जाते हैं इनको छोड़ के। मतलब इसमें क्या बोला है कि आप हेपेटाइटिस बी को छोड़ दीजिए, जेनिटल हर्पिस को और HIV को छोड़ दीजिए, बाकी जो ऊपर आपने बीमारियां पढ़ी हैं जिसमें सिफिलिस, गोनोरिया जो भी था, वो सब पूरी तरीके से क्यूरेबल हैं। क्यूरेबल मतलब क्या होता है, जो चीज़ ठीक हो सकती है। ठीक है, लेकिन कब, जब हम उसे जल्दी डिटेक्ट करेंगे और प्रॉपरली ट्रीट करेंगे तब। ठीक है, अर्ली सिम्टम्स जो होते हैं ना, इन सबके ज़्यादातर माइनर होते हैं, जिसमें कि इचिंग है, फ्लूइड डिस्चार्ज है, हल्का सा पेन है, स्वेलिंग है, ये सब जेनिटल रीजन में। ठीक है, जो इन्फेक्टेड फीमेल्स होती हैं वो ज़्यादातर एसिम्टोमेटिक होती हैं, और इसीलिए वो अनडिटेक्टेड लंबे समय तक रह जाती हैं कि पता ही नहीं चल पाता कि हमें कौन सी बीमारी है, क्या है। ठीक है, तो एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम अर्ली स्टेज में। और जो सोशल स्टिग्मा है, मतलब एक सोशल लोगों में एक जो है ना इन सब चीज़ों को छुपाने का जो एक वो है, डेटर द इन्फेक्टेड पर्सन, इससे क्या होता है कि वो टाइमली डिटेक्ट नहीं हो पाता और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती। ठीक है, और इससे क्या होता है, बाद में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जिसमें जो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो जाता है, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, या फिर इनफर्टिलिटी, और यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है ये एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है एक हेल्दी सोसाइटी के लिए। ठीक है, क्योंकि इसका जो प्रिवेंशन है, इसको रोक पाना और अर्ली डिटेक्शन जो है, और जो क्योर है इन डिजीज़ का, गिवन प्राइम कंसिडरेशन, जो हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स देखे उनके अंदर इनको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी गई। तो जितने भी पर्सनस हैं वो वल्नरेबल हैं, मतलब उनको इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन जो इन केस आ रहे हैं, जो रिपोर्टेड जो केस आ रहे हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा हैं उन पर्सनस में जो 15 से 24 ईयर्स की एज में हैं। ये वो एज है जो कि जिसमें शायद आप भी बिलोंग करते होंगे। देयर इज़ नो रीज़न, मतलब इसमें ना पैनिक करने का कोई रीज़न नहीं, बिकॉज पैनिक करके आप कोई भी चीज़ें इंप्रूव नहीं कर सकते, बल्कि और ज़्यादा ख़राब कर लेंगे। तो पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो रीज़न, क्योंकि प्रिवेंशन पॉसिबल है। ठीक है, वन कुड बी फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शन। कुछ सिंपल से प्रिंसिपल को फॉलो करके आप इन इन्फेक्शन से दूर रह सकते हैं, इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहला है कि अननोन पार्टनर या फिर मल्टीपल पार्टनर के साथ आपको सेक्स को अवॉइड करना है।
हमेशा कॉन्डम्स यूज़ करने हैं कॉइटस के दौरान। और अगर कोई डाउट है तो आपको किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना है जल्दी से, ताकि डिटेक्शन हो जाए और पूरी तरीके से कंप्लीट ट्रीटमेंट लेके आप ठीक हो जाए उस इन्फेक्शन से। ठीक है, अब आते हैं आज का टॉपिक इनफर्टिलिटी। अब जो डिस्कशन है ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे, वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है अगर मैं उसमें इनफर्टिलिटी का मेंशन ही ना करूं। अब इनफर्टिलिटी क्या है, इसमें क्या है कि ज़्यादा नंबर में जो कपल्स हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसमें कि इंडिया में भी, वो आपका इनफर्टाइल हैं। ठीक है, इनफर्टाइल का क्या मतलब है कि दे आर अनेबल, मतलब वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं चिल्ड्रन को, इन स्पाइट ऑफ, मतलब वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन के बाद भी बच्चा नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे। कोई ना कोई रीज़न हो सकता है, ये रीज़न आपका फिजिकल हो सकता है, कोई जेनेटिकल रीज़न हो सकता है, ड्रग्स की वजह से, कुछ इम्यूनोलॉजिकल या फिर कुछ साइकोलॉजिकल रीज़न हो सकते हैं। इंडिया में क्या होता है कि फ़ीमेल को ब्लेम किया जाता है। अगर कोई कपल है जिसके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो मोस्टली जो है फ़ीमेल में गलती निकाली जाती है और बहुत उल्टा सीधा बोला जाता है। लेकिन मोर ऑफन देन दैट जो प्रॉब्लम है वो मेल पार्टनर में भी हो सकती है। इसीलिए स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स बनाई जाती हैं जिनको इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स बोला जाता है। ये मदद करती हैं डायग्नोस करने में और कुछ जो डिसऑर्डर हैं उनको करेक्ट करने में। मतलब क्या पता कुछ कमी रह गई हो आपके शरीर में, या फिर स्पर्म काउंट लो है, बहुत कुछ है। ठीक है, तो उसको सही किया जाता है। ठीक है, और इन कपल्स को अनेबल किया जाता है कि इनका बच्चा हो पाए। हालांकि वेयर सच करेक्शंस आर नॉट पॉसिबल, तो कपल्स को बोला जाता है कुछ स्पेशल टेक्निक्स की तरफ उनको दिखाया जाता है रास्ता, जो कि आपका, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये है ART, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, इसमें आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि आउटसाइड द बॉडी के बाहर ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन जैसा आपकी बॉडी में होगा, फॉलोड बाय, इसमें क्या किया जाता है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इसका एक मेथड है। और इस मेथड को पॉपुलरली टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बोला जाता है, जिसमें कि वाइफ या डोनर जो होती है फीमेल, उससे ओवा लिया जाता है, स्पर्म लिया जाता है हस्बैंड या फिर मेल से कलेक्ट करके, और उन दोनों को आपस में फ्यूज़ करके जाइगोट बनाया जाता है। बिल्कुल वैसी ही कंडीशन जैसी आपके जहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन होगा वहाँ पे जो कंडीशन होती है उसको लैब में क्रिएट किया जाता है। और जो जाइगोट होता है या फिर जो अर्ली एम्ब्रियोज हैं, अप टू 8 ब्लास्टोमर्स, उनको फिर ट्रांसफ़र किया जाता है फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, और इसी को हम लोग जिफ्ट बोलते हैं, जिसमें कि जाइगोट का फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र होता है। और जैसे ही एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमर से ज़्यादा का हुआ तो फिर उसको सीधे यूटेरस में डालेंगे, और इसको हम बोलते हैं IUT, जो कि है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट। ठीक है, एम्ब्रियो जो इन वीवो फर्टिलाइजेशन से बनते हैं। इन वीवो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जिसमें फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स फीमेल के अंदर होता है फ्यूजन, उसे हम बोलते हैं ऑल्सो कुड बी यूज फॉर, इनको भी यूज़ किया जा सकता है टू एसेस दूसरी फीमेल जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, उनके लिए इन वीवो फर्टिलाइजेशन है, जिसमें कि गैमेट्स का फ्यूजन फीमेल के अंदर ही होगा। ठीक है, देखो इसमें क्या किया जा रहा है, कंसीव नहीं कर पा रही हैं, इसमें क्या किया जाएगा, ओवम जो कलेक्ट किया, जैसे किसी डोनर के से ओवम लिया जाएगा और उसे फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाएगा, तो इसको बोलते हैं गिफ्ट, जो कि है गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है, किसी दूसरी फीमेल के अंदर जो कि प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही है एग को, तो हम क्या करेंगे, किसी हेल्दी फीमेल या डोनर से ओवम को कलेक्ट करके फिर उस फीमेल में डाल देंगे, बट can provide suitable environment for fertilization और further development जो है वो फिर another method attempted। उसके बाद आपका है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता है, ये भी एक मेथड होता है, जिसमें कि क्या किया जाता है, टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी। इसमें क्या किया जाता है, स्पर्म को डायरेक्टली ओवम के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इनफर्टिलिटी जो केसेस होते हैं, या तो ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर कि वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, फीमेल को, या फिर उसके जो स्पर्म काउंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं, जिसको करेक्ट किया जा सकता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से, कि उसके शायद सीमन को कलेक्ट करके फिर आर्टिफिशियली फीमेल में इंड्यूस करवाया जाए, डाला जाए।
एग्जैक्ट मुझे इसका नहीं पता है, ठीक है। इस टेक्निक में क्या होता है कि जो सीमन है, हाँ, कलेक्ट किया जाता है या तो हस्बैंड से, अगर हस्बैंड का नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो कोई हेल्दी डोनर, और फिर उसे आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा या तो वेजाइना में या फिर यूटेरस में। अगर यूटेरस में कराया जाएगा तो इसको इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी फुल फॉर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए, तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। ये सारी टेक्निक्स में बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें ना बहुत ज़्यादा केयर से, बहुत ध्यान से करना पड़ता है, इसीलिए इसके लिए स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल होते हैं और इसकी जो खर्चा होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये कुछ ही सेंटर्स में कंट्री में अवेलेबल हैं। ऑब्वियसली इसका जो देयर बेनिफिट्स इज़ अफोर्डेबल, मतलब बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ही इसके बेनिफिट को उठा पाएंगे क्योंकि खर्चा बहुत लगता है। इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर ये भी कहीं ना कहीं डेटरेंट्स है इन अडॉप्शन ऑफ दीज मेथड। सिंस जो अल्टीमेट एम होता है इन सारे प्रोसीजर्स का वो बेसिकली बच्चा पैदा करना है। तो इंडिया में हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, जो ऑर्फेंड हैं, जिनको किसी ने छोड़ दिया है, डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन हैं, जो कि प्रोबेबली सर्वाइव ना कर पाएँ टिल मैच्योरिटी, मतलब जब तक उनका कोई ध्यान ना रखे कि वो सर्वाइव ना कर पाएँ। और हमारा लॉ जो है वो भी परमिट करता है कि आप लीगली बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, एंड इट इज़ एज येट बेस्ट मेथड है कपल्स के लिए जो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि हमें बच्चा चाहिए ताकि उसकी केयर कर सके, उसको एक अच्छा फ्यूचर दे सके। तो आपका नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो एडॉप्शन भी हो सकता है कि ऐसे बच्चों को एक घर, एक परिवार मिल जाएगा और आपको एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब हम करेंगे 4 चैप्टर शुरू करेंगे बट बाद में, ठीक है। कुछ इसमें भी आप पॉइंट देख लेना। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसी को हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं, ठीक है। और ये सब आप चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा बहुत सारा। थैंक यू।